हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। सक्षमता परीक्षा के दूसरे चरण से संबंधित जीके जीएस का यह अगला सेट लाए हैं, जिसमें हम लोग पिछले सक्षमता में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर तैयार किए गए प्रश्न हैं, ताकि एक भी प्रश्न इसमें छूटे नहीं। आइए बिना देर के हुए चलते हम लोग। नंबर प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि कपास के पौधे का जेनेरिक नेम यानी वंशीय नाम कौन सा है। कपास का पौधा जो जिसकी खेती के लिए काली मिट्टी की आवश्यकता होती है, उसका वंशीय नाम कौन है। तो इस प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर है पहला नंबर क्वेश्चन का, वो ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा कि गॉसिपियम जो है वो कपास के पौधे का वंशीय नाम के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला दूसरा प्रश्न है कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है। जितने वृक्ष हैं उसमें जो सबसे लंबा जीवित वृक्ष है वह है, इन ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर है दूसरा का, वो ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है कि पुष्प के अध्ययन को क्या कहा जाता है, यानी जिसमें हम लोग वह कौन सा शास्त्र है जिसमें हम लोग फूलों का अध्ययन करते हैं जी। तो इस प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर होगा वह कौन सा जाना जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो तीसरा नंबर क्वेश्चन का सबसे करेक्ट आंसर जाना जाएगा। दोस्तों हम लोग इसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक एक करके देखेंगे, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अब तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि कोई भी जो इससे रिलेटेड अपडेट्स आए तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। पुष्प जो है ये फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। और पुष्प जो है वो तीन प्रकार के पुष्प होते हैं। एक जो है पूर्ण फूल कहलाता है, पूर्ण पुष्प, और दूसरा जो है अपूर्ण पुष्प कहलाता है, और फिर जो है एक लिंगी पुष्प कहलाता है। तो इस प्रकार फिर नर फूल, मादा फूल, द्विलिंगी फूल, अलिंगी फूल, कई मतलब फूलों का जो है ये अलग अलग प्रकार है। तो हम लोग एक एक करके इसको देखते हैं कि पूर्ण फूल किसके कहते हैं। तो वह फूल जिसमें अंकुरी, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्री केसर ये चारों अंग पाए जाते हैं, वो पूर्ण फूल कहलाता है। उसके बाद अपूर्ण फूल जिसमें अंकुरी, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्री केसर में से कोई एक जो है अनुपस्थित होता है, तो वहाँ जो है अपूर्ण फूल होता है। एक लिंगी फूल किसे कहते हैं, तो ऐसा फूल जिसमें पुंकेसर या स्त्री केसर में से केवल एक हो तो उसे कहते हैं एक लिंगी फूल। फिर नर फूल जिसमें केवल पुंकेसर हो, मादा फूल जिसमें केवल स्त्री केसर हो, द्विलिंगी फूल जिसमें स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों हो, और अलिंगी फूल जिसमें स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों नहीं हो। तो इस प्रकार जो है लिंग के आधार पर फूल के ये कई अलग अलग प्रकार हैं। उसके बाद जो है फूल के अगर भाग की बात करें तो पुंकेसर, स्त्री केसर और ये पुष्पासन, ये जो है फूल के अलग अलग भाग हैं। आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन है कि पूर्ण पुष्प में पाया जाता है। तो अगर अभी हम लोग पीछे चर्चा किए हैं कि फूल को जो है कई अलग अलग प्रकारों में बांटा गया है। पूर्ण फूल उसको कहते हैं जिसमें अंकुरी, पंखुड़ी और पुंकेसर और स्त्री केसर चारों जब अब उपस्थित होते हैं तो उसे कहा जाता है पूर्ण फूल, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। पूर्ण फूल कौन है, जिसमें अंकुरी, पंखुड़ी, स्त्री केसर, पुंकेसर। स्त्री केसर जो है वो फूल का नर भाग है, और पुंकेसर जो है स्त्री केसर फूल का मादा भाग है, और पुंकेसर जो है वो फूल का नर भाग है। तो इसलिए जो है ये चारों जब पाए जाते हैं तो उसे कहते हैं पूर्ण फूल। और ये इसमें से कोई एक अगर अनुपस्थित है तो उसको कहेंगे अपूर्ण फूल। उसके बाद एक लिंगी फूल क्या है कि उसमें से यानी स्त्री केसर और पुंकेसर में से कोई एक हो तो वो हो गया एक लिंगी फूल। एक लिंगी फूल में नर फूल और मादा फूल आएगा, क्योंकि अगर स्त्री केसर है तो मादा फूल और पुंकेसर है तो नर फूल। और द्विलिंगी फूल जिसमें दोनों हो, और अलिंगी फूल जिसमें ना स्त्री केसर हो और ना ही पुंकेसर हो। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है। तो उभयलिंगी फूल किसे कहेंगे, यानी जिसमें स्त्री केसर भी हो और पुंकेसर भी हो, उभयलिंगी, जिसको हम लोग जो है द्विलिंगी फूल भी कह सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी, पांचवा नंबर प्रश्न का जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, कि जिसमें पुंकेसर यानी जो फूलों का पुंकेसर जो नर भाग है और अंडे यानी जो फूलों का स्त्री भाग है वो दोनों उसमें उपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि संसार का सबसे छोटा फूल कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, तो संसार का जो सबसे छोटा फूल है वो किस नाम से जाना जाता है, वो कहते हैं वुल्फिया। और संसार का जो सबसे बड़ा फूल है, संसार का सबसे बड़ा फूल को कहा जाता है रफलेसिया। तो इसका जो 6 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सुगंधित पुष्पों में परागन
किसके द्वारा होता है? सुगंधित पुष्पों में जो परागन की क्रिया है, परागन कहते हैं पॉलन ग्रेन को। पॉलन ग्रेन जो है वनस्पति जनन कोशिका कहलाता है। परागकण। यहाँ परागन की क्रिया पूछा जा रहा है, तो परागन की जो क्रिया है यह फूलों में जो है वो कीट के द्वारा होता है। जो सुगंधित फूल है उसमें जो परागन की क्रिया है वो किसके द्वारा होता है? कीट के द्वारा होता है। अर्थात इस प्रश्न का जो 7वां नंबर क्वेश्चन है वो ऑप्शन नंबर सी के रूप में सही उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि निषेचन क्रिया क्या है? निषेचन क्रिया किसको कहते हैं? तो निषेचन क्रिया जिसको अंग्रेजी में फर्टिलाइजेशन के नाम से जाना जाता है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा 8वां नंबर प्रश्न का कि नर युग्मक का अंडाणु में संयोजन। नर युग्मक का जो है अंडाणु में संयोजन यानी नर युग्मक का मादा युग्मक में संयोजन जो है वह निषेचन कहलाता है। अगर यहाँ बात हम लोग करें तो नर युग्मक मादा युग्मक, ऑप्शन नंबर ए इसका सबसे सही उत्तर होगा। नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक सत्य फल ट्रू फ्रूट्स जो है ये परिवर्धित होता है। ट्रू फ्रूट्स किससे परिवर्धित होता है? तो इस 9वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा कि ट्रू फ्रूट्स जो है वो अंडाशय से परिवर्तित होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि ट्रू फ्रूट्स के बाद ये आभासी फल यानी इसको इंग्लिश में फॉल्स फ्रूट कहेंगे। फॉल्स फ्रूट जो है वो उसका उदाहरण कौन सा है? सेब, अमरूद, आम, टमाटर में अगर फॉल्स फ्रूट का उदाहरण ये हम लोग देखें कि इसका उदाहरण, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाएगा कि जो आभासी फल है वह सेब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे स्क्रीन पर कि निम्न में से एक पूरा स्थल, अब जो प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर वह इतिहास से संबंधित प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक की संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं, यानी जिसमें पाषाण काल, पत्थर के काल से लेकर के और हड़प्पा काल तक के जो अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं वो कौन सी संस्कृति से हुआ है? तो 11वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा कि वह स्थल मेहरगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्न में से कौन नीला जल योजना यानी ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? ब्लू वाटर नीति जो है नीला जल योजना इससे जो संबंधित है। 12वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा, यानी अल्बुकर्क जो है यह नीला जल योजना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपने सबसे पहले कारखाना निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित किया था? यानी फ्रांसीसियों का जो सबसे पहला कारखाना स्थापित किया गया है वह सूरत, पुलिकट, कोचीन और कासिम बाजार में किया है। तो 13वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है कि ये जो है सूरत में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से सबसे जो निर्णायक युद्ध रहा है वह कौन सा रहा है? तो ये जो ऑप्शंस है हमारे पास, इनमें से जो अंग्रेजों ने, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो यहाँ युद्ध लड़े हैं उसमें सबसे निर्णायक युद्ध 1764 ईस्वी का बक्सर, जो कि बिहार के बक्सर, पहले बघर के नाम से जाना जाता था, अब इसे बक्सर कहते हैं। तो वहाँ का जो युद्ध हुआ 1764 में, जिसमें अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और ये मुगल शाह की सेना, तीनों की संयुक्त सेनाएं लड़ी और उसके पश्चात जो है तीनों की सेनाओं को वहाँ अंग्रेजों की सेनाओं ने हराया। उसके बाद 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई, जिसमें जो है अंग्रेजों को बंगाल में ये लगान लेने का प्राप्त हो गया। अर्थात जो सबसे निर्णायक युद्ध है अंग्रेजी सेनाओं का, ईस्ट इंडिया कंपनी का, वह है बक्सर की लड़ाई, जो कि कब लड़ा गया? 1764 ईस्वी में। कहाँ? तो बिहार के बक्सर जिले में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है कि लॉर्ड विलेजली द्वारा लागू किए गए जो सहायक संधि व्यवस्था है उसके बारे में कौन सा कथन लागू नहीं होता है? ये कथन है हमारे स्क्रीन पर कि दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, भारत का नेपोलियन के खतरे में सुरक्षित रखना और कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंधन करना, भारत की रियासत के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता को स्थापित करना। तो 15वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है कि कंपनी के लिए एक नियत आय प्रबंधित करना, ये उसमें से शामिल नहीं था। बाकी सभी जो है सबसे कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि अंगल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में लड़ा गया था? अंगल नेपाल युद्ध जो है यानी अंग्रेजों का जो ये अंग्रेजों ने डायरेक्ट नेपाल से युद्ध नहीं लड़ा है, अंग्रेजों का नेपाल से जो युद्ध हुआ है वो अंगल नेपाल युद्ध के नाम से जाना जाता है। भारत में जब उनका शासन था उस दौरान जो युद्ध हुआ, तो ये जो लड़ा गया है 14 से 16 के बीच में, उस समय जो शासनकाल था वो किसका था? वो था लॉर्ड हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद जो है फिर ये सुगौली की संधि से उसको
विराम मिला। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 16 नंबर प्रश्न का सबसे करेक्ट आंसर है। और अंगल नेपाल युद्ध की विराम कैसे हुआ, तो सुगौली की संधि से। सुगौली मोतिहारी जिला का जो है, बिहार के मोतिहारी जिले का ये हिस्सा है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि जेम्स एंड्रयूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम है। जेम्स एंड्रयूज रैमजे जो है यह भारत के लॉर्ड डलहौजी कैनिंग नॉर्थ या कर्जन का नाम है। तो इसका सबसे करेक्ट आंसर 17वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा कि लॉर्ड डलहौजी का जो है यह वास्तविक नाम है जेम्स एंड्रयूज रैमजे। की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि 1857 के विद्रोह के दौरान, 1857 का जो विद्रोह सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है, बहादुर शाह ने किसे शाह आलम बहादुर का खिताब दिया। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह के नाम से जाने जाते हैं। दिल्ली से इन्होंने जो है उसकी ये किया है, नेतृत्व करने के रूप में जाने जाते हैं। इनके द्वारा जो साहब आलम बहादुर का खिताब दिया गया था, इस 18वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा कि बख्त खान को जो है इन्होंने साहब आलम बहादुर का खिताब 1857 के युद्ध के दौरान दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि 1857 के विद्रोह में लखनऊ से किसने नेतृत्व किया है। बेगम ऑफ अवध। तो लखनऊ से जो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किए हैं वो बेगम हजरत महल पूरा नाम से जाना जाता है। बेगम ऑफ अवध भी उन्हें कहेंगे। और जो है ये अवध की महारानी कहिए या जिनका नाम बेगम हजरत महल है, जिनकी कब्र जो है वह नेपाल में है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा कि 1857 के विद्रोह में जो है बेगम हजरत महल लखनऊ से नेतृत्व कर रही थी, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से नेतृत्व कर रही थी, उसी तरह जो है बिहार से वीर कुंवर सिंह आरा से नेतृत्व कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषणा की थी। कांग्रेस का जो 1885 ईस्वी में स्थापना हुआ, उसके बाद उसके जो अधिवेशन चल रहे थे प्रत्येक वर्ष, उसमें से किस अधिवेशन में जो है कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा की थी। 10वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा कि 20वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा, यानी नागपुर अधिवेशन में घोषणा किए थे। क्वेश्चन नंबर 21 है कि 1922 गया अधिवेशन, गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो 1922 में जो गया में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, यह बिहार में दूसरा अधिवेशन था। और ऐसे अगर कांग्रेस का अधिवेशन देखा जाए तो यह कांग्रेस का कुल 27वां अधिवेशन था और ये गया जिले में हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता किए थे, इस 21वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए चितरंजन दास के द्वारा जो है यह अध्यक्षता किया गया था। और इससे पहले जो है 1912 में बांकीपुर में पटना में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला बिहार में अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम कब फेंका था। जी, भगत सिंह के द्वारा जो है सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, कौन उनके साथ थे। तो इसमें भगत सिंह के साथ जो ये क्रांतिकारी हैं, करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 22वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है दोस्तों कि भगत सिंह के साथ जो है वो बटुकेश्वर दत्त थे, जो बम फेंकने में उनके साथ थे। और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन लोगों को जो है भगत सिंह को जो फांसी की सजा हुई है वो 23 मार्च 1931 ईस्वी को आपको फांसी की सजा दी गई, यानी यह सबसे करेक्ट आंसर है। और इसके लिए जो है ये गांधी जी की सबसे अधिक आलोचनाएं की जाती है, क्योंकि गांधी जी जो थे ये गांधी लॉर्ड इरविन के बीच 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। तो उसमें गांधी जी एक पॉइंट रखते हैं कि जितने भी राजनीतिक बंदी है उन्हें जो है रिहा किया जाए। तो इसमें अगर ये रखा जाए कि चाहे वो क्रांतिकारी हो या राजनीतिक बंदी हो, सबको रिहा किया जाए जो भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सम्मिलित है, चाहे वो उनका आंदोलन जिस प्रकार का हो। तो भगत सिंह भी जो है वो रिहा होते, लेकिन गांधी जी का ये था कि जो ये क्रांतिकारी हैं, जो भी मतलब राजनीतिक बंदी हैं, उन्हें रिहा किया जाना चाहिए। लॉर्ड इरविन के बीच जो समझौता हुआ था वो 5 मार्च 1931 को हुआ था और इनको जो फांसी की सजा फांसी दी गई वो 23 मार्च 1931 को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ये जो अन्य जो ये कांड है इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 23वां नंबर प्रश्न का वह है काकोरी षड्यंत्र प्रकरण जो है यह 1924 दिया है, जबकि यह प्रकरण हुआ कब है। तो यह हुआ है 1925 ईस्वी में, अर्थात करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा। उससे पहले जो लाहौर षड्यंत्र प्रकरण 1910 करेक्ट है, विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण
14 सही है। लाहौर षड्यंत्र प्रक्रिया जो है हावड़ा प्रकरण था 1910 में, लाहौर षड्यंत्र प्रक्रिया 1916 और 30, ये भी सही है। और जो काकोरी षड्यंत्र है यह 1925 में, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां का नाम इसमें प्रमुख रूप से आता है और इसी कारण जो है इन लोगों को फांसी की सजा भी हुई है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट को सही उत्तर करना है। पहला कथन है कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया है। दूसरा है कि भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक में से एक थे। जी हाँ, 24वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वह दोनों कथन सही है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई है और भगत सिंह रिपब्लिकन एसोसिएशन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापक रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा कि 1 और 2 दोनों जो है कथन वह सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि किसने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्रता चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। आलोचना और स्वतंत्र चिंतन जो है यह एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। यह कथन किसका है? तो इस 25वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह ने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र जो है चिंतन यह एक क्रांतिकारी की दो प्रमुख विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से कौन खत्म दादा भाई नौरोजी के विषय में कौन सा कथन जो है वो दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है, कौन सा कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में गलत है। उन्होंने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी है, या फिर ये जो है उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी और कॉलेज लंदन में कार्य किया। उन्होंने महिला शिक्षा की नींव रखी। वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव गए थे। तो ये गलत कथन ऑप्शन नंबर डी है, अर्थात सही उत्तर के रूप में ऑप्शन नंबर डी जो है जाना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित जो ये कथन है गांधी जी के संदर्भ में कौन सा कथन है। निम्नलिखित में से गांधी के संदर्भ में कौन कथन है? तो इस 27वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर डी कि ये सभी कथन जो है वो गांधी जी के संदर्भ में है। क्यों? क्योंकि जाति विहीन अछूतों की दशा सुधार के लिए गांधी जी लगातार संघर्ष कर रहे थे और गांधी जी ने जो है वह हरिजन नामक एक पत्रिका निकाला था, हरिजन सेवा संघ की स्थापना किए थे। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी गांधी जी ने शुरू किया था। अर्थात 27वां नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन सही है कि ये सारे कथन जो है वो गांधी जी के संदर्भ में करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारत के निम्न राज्यों में से उन्हें पहचानिए जहां से कर्क रेखा गुजरती है। दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं भूगोल से रिलेटेड प्रश्नों पर, विज्ञान और इतिहास जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बाद हम लोग आए हैं भूगोल की तरफ। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप अब तक हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हम लोग अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए। 28वां नंबर प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, इसे पहचानना है हमें। तो और इसको क्या करना है कि पूरब से पश्चिम की ओर कूट भी मिलाना है। इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो कौन सा होगा? तो पूरब से पश्चिम की ओर अगर हम लोग मिलाएं तो सबसे पहले जो है आएगा पश्चिम बंगाल, फिर आएगा जो है बिहार और उत्तर प्रदेश को तो काट ही दीजिए। सबसे पहले आएगा पश्चिम बंगाल, फिर आएगा झारखंड, पश्चिम बंगाल के उसके बाद आएगा जो है छत्तीसगढ़, फिर आएगा ये मध्य प्रदेश और फिर अंत में आएगा गुजरात, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29 है कि पाकिस्तान की सीमाओं से अलग भारतीय राज्य कौन कौन से हैं। पाकिस्तान से भारत के किन किन राज्यों की सीमाएं लगती है। तो अगर हम लोग मैप को ध्यान से देखेंगे तो पाकिस्तान से जो भारतीय राज्यों की सीमाएं लगती हैं 29वां नंबर क्वेश्चन का वह है कि सबसे पहले गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान की जो सीमा है वो पंजाब से लगती है, पाकिस्तान से लगती है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30 है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। सिंधु, उसके बाद सतलज और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों प्रमुख नदियां जो है वो लगभग एक ही जगह से निकलती है और प्रवाहित होते हुए भारत में प्रवेश करती है। इस 30वां नंबर प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर है वह है कैलाश पर्वतमाला से, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है यह करेक्ट आंसर है। मानसरोवर झील के पास से जो है ये तीनों नदी निकलती है, तो हिमालय पार से निकलने वाली नदी के रूप में भी ये दोनों नदी सिंधु सतलज जो है वो जानी जाती है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 31 है कि उमियम झील जो है
यह भारत के किस राज्य में स्थित है? मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा में से किस राज्य में जो है 31वां नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर उपस्थित है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, यानी मेघालय राज्य में स्थित है कौन? उमियम झील। ऑप्शन नंबर सी जो है 31वां का सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? लोकटक झील मणिपुर, सांबर झील राजस्थान, लोनार झील महाराष्ट्र और हुसैन सागर झील कर्नाटक। इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है? तो 32वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा कि जो ये हुसैन सागर झील है यह स्थित है हैदराबाद में, और हैदराबाद जो है अब अगर बात किया जाए राज्य की तो यह तेलंगाना राज्य में आएगा। पहले यह जो है आंध्र प्रदेश राज्य का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब तेलंगाना राज्य का हिस्सा है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कि निम्नलिखित में से कौन तमिलनाडु एवं केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है? तमिलनाडु और केरल की जो संयुक्त नदी घाटी परियोजना है उसमें सही नाम कौन सा है? तो ये करेक्ट आंसर के रूप में ऑप्शन नंबर बी पाराम्बीकुलम आलियार जाना जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है 33वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? जी हाँ, माही बाजार सागर परियोजना गुजरात एवं राजस्थान, चंबल परियोजना राजस्थान एवं मध्य प्रदेश, ब्यास नदी परियोजना राजस्थान, पंजाब एवं हरियाणा, इंदिरा गांधी नगर परियोजना राजस्थान एवं पंजाब। तो इस 34वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है कि इंदिरा गांधी नगर परियोजना राजस्थान एवं पंजाब, यह सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 है कि भारत के उत्तरी मैदान में शीतकाल में वर्षा होती है। भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में जो वर्षा होती है वह कौन सी वर्षा होती है? तो वह पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए के रूप में 35वां नंबर प्रश्न जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि काली मिट्टी के संदर्भ में कौन सी निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है काली मिट्टी के बारे में? तो काली मिट्टी कपास की वृद्धि के लिए आदर्श मानी जाती है, एकदम सही कथन है। उसके बाद है कि इसमें आर्द्रता के अधिक समय धारण करने की क्षमता होती है, यानी पानी को जो अधिक समय तक वह धारण किए रहता है, करेक्ट आंसर है। सूखने पर काली मिट्टी में दरार पड़ जाती है, बिल्कुल सही है। और जुताई अधिक करनी पड़ती है, यह कथन गलत है। ऑप्शन नंबर डी 36वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है, इसे अधीन वर्गीकृत है। तो यह किसके अधीन है? तो अगर हम लोग बात करें कि धर्म के आधार पर जो विभेद है यह प्रतिषेध है, यानी धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भारत में विभेद नहीं है। तो यह जो अधिकार है 15वां जो कि अनुच्छेद 15 में वर्णित है, यह किसमें है? तो 37वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी में कि समता का अधिकार या समानता का अधिकार जो है ये इसमें समाहित है। समानता का अधिकार ये अनुच्छेद 14 से 18 के बीच ये बातें हैं, तो ये समता के अधिकार में बात निहित है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 38 है कि संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने की ओर संकेत करता है? यह बात भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से 51 के बीच वर्णन है वहाँ किया गया है, या मौलिक अधिकार जो कि भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 के बीच वर्णन है वहाँ किया गया है, या फिर इसके प्रस्तावना में शामिल है, या ये सभी में शामिल है? तो 38वां नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है कि यह जो बातें शामिल है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल है, नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होता है? तो ये भारतीय जो ये है, अगर कोई भी विधेयक हो, जरूरी नहीं है कि बड़ा से मतलब संविधान संशोधन की बात हो तभी होगा, या वित्त विधेयक हो तभी होगा, या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हो तभी होगा। एक साधारण विधेयक को भी पारित कराने का जो तरीका है वो पहले लोकसभा फिर राज्यसभा, या मतलब लोकसभा और राज्यसभा से पारित होना ही होता है, और दोनों की संयुक्त बैठक जो है एक साधारण विषय विधेयक के लिए भी हो सकता है, अर्थात 39वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है 40 है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं? यानी जो भारत के राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कराया जाता है वो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष कराया जाता है। तो यह बात जो है वो कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है कि अनुच्छेद 40 में अनुच्छेद 60 में यह बात वर्णित है। दोस्तों हम लोग 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को उसके सभी उत्तर व्याख्या के साथ जो है देखे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको बहुत ही लाभकारी और हितकारी साबित होगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप हमारे चैनल पर अब तक नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक आए। मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। चलते चलते वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों के बीच शेयर कीजिए।
क्वेश्चन है कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं, तो पहला नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा कि जीव विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जो जाने जाते हैं उनका नाम एरिस्टोटल यानी अरस्तु है। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। दूसरा नंबर प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि हाइड्रोफाइटस होते हैं, हाइड्रोफाइटस किनको कहा जाता है। जो ऑप्शंस हैं हमारे पास कि समुद्री जीव को कहा जाता है, या फिर वो पौधे जो जल में उगते हैं जिसे जलीय पौधे कहते हैं, या फिर यह एक पादप का कोई रोग है, या फिर जड़ विहीन पौधा। इनमें से किसको जो है हाइड्रोफाइटस के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का दूसरा नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी है कि जलीय पौधा को जो है हाइड्रोफाइटस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते, यानी बीज बनता है लेकिन पुष्प अर्थात फूल नहीं लगता, उन पौधे को क्या कहते हैं। वो आवर्त बीजी पौधा के नाम से जाना जाता है, या फिर अनावर्त बीजी पौधा के नाम से, या फिर टेरिडोफाइटस कहते हैं, या ब्रायोफाइटस कहते हैं। तो तीसरा नंबर सवाल का जो सबसे सही जवाब होगा कि जिन पौधे पर बीज बनते हैं वह बीज बनते हैं किंतु पुष्प यानी फूल नहीं लगते, वह जो है अनावृत्ति बीजी कहलाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है सबसे सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है। ये कवक में अनुपस्थित होता है, या फिर लाइकेन में, या जीवाणु यानी बैक्टीरिया में, या फिर ब्लू ग्रीन एलर्जी नीले हरे शैवाल में। इसमें से किसमें जो है वो केंद्रक अनुपस्थित रहता है। तो केंद्रक जो अनुपस्थित रहता है इसका सबसे सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कि जीवाणु में जो है केंद्रक अनुपस्थित पाया जाता है। अगले सवाल की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे स्क्रीन पर कि जड़ जो है वो विकसित होती है। जड़ किससे विकसित होती है, या प्रांकुर से विकसित होती है, या फिर मूलांकुर से, या तने से विकसित होती है, या फिर पत्तियों से विकसित होती है जड़। तो जड़ें जो विकसित होती है, पांचवा नंबर प्रश्न के लिए जो सबसे सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी कि जड़ों का जो विकसित होना वह मूलांकुर से विकसित होती है, यानी बी आंसर जो है पांचवा नंबर प्रश्न के लिए सबसे सही उत्तर के रूप में क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि आलू का जो खाने वाला योग्य है, आलू जो पोटैटो जिसे कहते हैं हम लोग इंग्लिश में, तो उसका कौन सा हिस्सा जो है, जो आलू जो हम लोग खाते हैं वह पौधे का कौन सा हिस्सा है, वह जड़ है, या कलिका है, फल है, या फिर तना है। तो आलू जो है वो पौधे का तना होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है वो सबसे करेक्ट आंसर होगा। वो आलू पौधे का फल नहीं बल्कि तना है, ऑप्शन नंबर डी के रूप में सबसे करेक्ट आंसर होगा। कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव्स के एग्जाम में जो है वो कैंडिडेट को कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7वां है कि यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका का कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा। हम सभी जानते हैं कि कोशिका जो है वो एक तरह से उसके कई सारे अंग है, जिसमें राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया है, केंद्रक है, प्लाज्मा झिल्ली है। तो इन सब में जो माइटोकॉन्ड्रिया अगर काम करना बंद कर दे तो वहाँ पर कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा। तो इसमें सबसे जो सही जवाब है 7वां नंबर प्रश्न का वह है कि भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा, और भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा तो भोजन पचेगा नहीं, यानी भोजन का ऑक्सीकरण ना होने की वजह से जो है हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं मिल पाएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया अगर काम करना ही बंद कर दे तो फिर वो पूरा जो हम लोग भोजन करते हैं उसका ऑक्सीकरण होना ही संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा कोशिका अंग कौन सा है। ये जो कोशिकांग है ये गुणसूत्र है, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है, या गोल्जी काय है। इनमें से सबसे बड़ा जो कोशिका अंग है वो कौन सा है। तो 8वां नंबर प्रश्न के लिए जो सबसे सही जवाब के रूप में आंसर जाना जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी कि प्लास्टिड्स जो है यह सबसे बड़ा कोशिकांग है। और प्लास्टिड्स जो है वो केवल, याद रखिएगा, प्लास्टिड्स केवल जो है वह पादप कोशिका में यानी पौधे की कोशिका में पाया जाता है। प्लास्टिड्स जो है वो जंतु कोशिका में यानी मनुष्य में या किसी अन्य जानवरों में प्लास्टिड्स नहीं पाया जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि प्रोटीन का निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा है, यानी प्रोटीन का निर्माण जो है कहाँ पर होता है। इसके लिए सबसे ये कौन सा कोशिकांग जो है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, या फिर गोल्जी काय है। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर होगा 9वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी है कि प्रोटीन के संश्लेषण के लिए जो है राइबोसोम जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है, यानी कोशिका का ऊर्जागृह है। और लाइसोसोम जो है यह आत्महत्या की थैली कहलाता है, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल के नाम से हम लोग इसको जानते हैं।
तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि ल्यूकोप्लास्ट जो अवर्णी लवक है यह मुख्यतः कहाँ पाया जाता है। ल्यूकोप्लास्ट जो है यह पौधे की जड़ों में पाया जाता है या फिर पादप कोशिकाएं, ये पौधे की तना में या पत्तियों में या फिर फूलों में पाया जाता है। तो ल्यूकोप्लास्ट जो है वह ऑप्शन नंबर 10वां के लिए सबसे सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा कि यह जड़ की कोशिकाओं में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि रॉकेट की कार्य करने की जो प्रणाली है वो कौन से सिद्धांत पर आधारित है। यानी यह जो प्रश्न है हमारा यह भौतिकी से रिलेटेड, फिजिक्स से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि हम जो क्वेश्चंस आपको कराएंगे वो विज्ञान के तीनों पार्ट्स को हम लोग लेकर के सम्मिलित करेंगे ताकि जनरल साइंस से जो भी क्विज बने वो हमारा एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। हमारी तैयारी ऐसी हो कि क्वेश्चंस जो है हमारे से छूटना नहीं चाहिए। क्वेश्चन है कि रॉकेट की कार्य प्रणाली कौन से सिद्धांत पर आधारित है, वो न्यूटन के गति का कौन सा नियम वहाँ फॉलो होता है। तो 11वां नंबर क्वेश्चन के लिए जो सबसे करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है कि न्यूटन के गति का जो है तीसरा नियम, थर्ड लॉ ऑफ द मोशन जो है रॉकेट प्रणाली के कार्य के लिए ये सिद्धांत है। आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है वो जल में तैरने के लिए है। जल में जो ये तैरने नहीं कहेंगे हम लोग, तैरने के लिए मनुष्य जो जल में तैरता है वहाँ भी न्यूटन के गति का तृतीय नियम ही कार्य करता है। जैसे जल में जो ये जहाज वगैरह का जो चलना है वहाँ आर्किमिडीज का सिद्धांत जो है कार्य करता है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि 20 केजी के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य क्या होगा। तो 20 मीटर का अगर वजन है 20 केजी वजन है, उसको जमीन के 1 मीटर ऊपर पकड़े रखना है, लेकिन अगर उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं आ रहा है। कार्य क्या होता है, W ये कार्य के लिए जो है बल लगाना, और बल लगाने के साथ साथ उसमें कुछ ना कुछ विस्थापन होना, तब जाकर के कार्य कहलाता है। लेकिन अगर कार्य में सिर्फ हम कोई बोझा लेकर के या कोई वस्तु को अपने सर पे लेकर के खड़े हैं और उसमें उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है तो वहाँ पर शून्य कार्य माना जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा कि 20 केजी वजन है, जमीन से ऊपर 1 मीटर पर पकड़ के आदमी खड़ा है, लेकिन जब तक अगर जैसे कोई बोझ लेकर के, कोई मजदूर जो बोझा ढोता है या कोई सामान को सर पर रख के ढोता है, तो अगर वो सर पर लेकर के खड़ा है तो फिजिक्स कह रहा है कि कोई कार्य नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जब तक वह वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचा देता है, विस्थापित नहीं कर देता है, तब तक कार्य जो है शून्य रहता है। हम पूरे दिन फोर्स लगाते हैं और कोई दीवार हमसे नहीं गिरता है, तो वो कहाँ है, कार्य क्या है, शून्य है। लेकिन फोर्स लगाए थोड़ा सा भी, लेकिन दीवार गिर गया। कागज फाड़ना है, थोड़ा सा फोर्स लगा के हम लोग उसको फाड़ दिए, तो वो एक भौतिकी के रूप में विज्ञान जो है वो एक कार्य कहेगा। लेकिन बल लगाएं, फोर्स लगाएं और उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो वह कार्य नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर जो है 20 केजी की वस्तु को ले करके 1 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा है, लेकिन उसमें कोई स्थिति में परिवर्तन नहीं आ रहा, इसलिए शून्य जूल कार्य हुआ। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि चांदी की ऊष्मीय चालकता जो है वो तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा क्या है। तो चांदी की जो ऊष्मीय चालकता है, यानी ऊष्मीय चालकता का मतलब कि गर्म करने पर जो ऊष्मा का प्रसार एक सिरा से दूसरे सिरा तक, वो चांदी में तांबे की अपेक्षा जो है वो जल्दी एक सिरा से दूसरे सिरा तक ऊष्मा पहुंचता है। अर्थात 13 नंबर प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर कि चांदी का ऊष्मीय चालकता जो है वो तांबे की अपेक्षा अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है। तो सोलर का जो सिस्टम है, सोलर प्लेट में क्या होता है कि जब सूर्य की किरण सोलर प्लेट पे पड़ती है, तो सोलर प्लेट पर इस पर अगर सूर्य की किरण आकर के पड़ती है तो सोलर प्लेट में ये खासियत होता है कि वो फोटोन एनर्जी में चेंज करता है, यानी सूर्य की रोशनी को इलेक्ट्रिकली चेंज करके, और फिर जो है ये सोलर उसी पैटर्न पे काम करता है। जो जब तक वो गर्म नहीं होगा तब तक वो कार्य नहीं करेगा। तो वो गर्म कौन से किरण करता है, पराबैंगनी किरण तो हम लोग तक आता ही नहीं है। अगर पराबैंगनी किरण आवे तो हमारे जान को उससे ज़्यादा नुकसान है। तो ये अवरक्त किरण जो है ये सूर्य की विकिरण से सोलर कुकर को गर्म करने का कार्य करता है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि उबलते जल के द्वारा जलने की तुलना में भाप द्वारा जलना अधिक कष्टदायक होता है। जब पानी अगर उबल रहा है उसमें हाथ जो जलता है उसके कंपैरिजन में भाप से जो हाथ जलता है वो ज़्यादा कष्टदायक होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो भाप जो है ये पूरा भाप के जरिए स्टीम इंजन और भाप के जरिए बहुत सारे प्रयोग हुए हैं, बहुत सारे कार्य लिए गए हैं भाप इंजन से। जो है सबसे पहले रेलवे भाप इंजन की सहारा से चला। तो ये भाप में जो है वो गुप्त ऊष्मा छिपी होती है,
यानी उस उष्मा का प्रभाव इतना अधिक होता है कि उबलते हुए पानी की अपेक्षा वो उष्मा जो है हमें ज़्यादा नुकसान देता है, ज़्यादा कष्ट देता है। अर्थात ऑप्शन नंबर ए हम लोग कहेंगे कि सबसे करेक्ट आंसर है, क्योंकि भाप के अंदर गुप्त उष्मा छिपी रहती है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है। तो ध्वनि जो है साउंड को मापने का यूनिट डेसिबल है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ध्वनि प्रदूषण क्या है कि अनवांटेड साउंड अधिक मात्रा में जो है वो ध्वनि प्रदूषण है। अगर हम कोई बात कर रहे हैं और उस बात को हम लोग धीरे कर रहे हैं, ये तो एक तरह से प्रदूषण नहीं है, लेकिन उसको अनवांटेड उस बात को अगर हम जो है हॉर्न से बोलना शुरू कर दे तो यहाँ पर एक तरह से अगर लोगों तक पहुँचाना नहीं है लेकिन फिर भी हम उस बातों पर शोर मचाए तो यही अनवांटेड जो बातें हैं वह ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में चला जाएगा। तो ध्वनि हो या ध्वनि प्रदूषण दोनों जो है वो ध्वनि ही है, अर्थात इसको डेसिबल में ही मापा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 17वां है कि स्त्रियों की जो आवाज़ है वो पुरुषों की आवाज़ की अपेक्षा पतली होती है। इसका क्या कारण है? क्योंकि उसकी जो आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी है वो अधिक होने के कारण होती है, या फिर उसका तरंगदैर्घ्य जो है वेवलेंथ अधिक होने के कारण, या एम्पलीट्यूड उसका अधिक होता है, या फिर उसका वेग अधिक होता है। तो 17वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही उत्तर होगा कि स्त्रियों की अपेक्षा जो पुरुषों की आवाज़ स्त्रियों की आवाज़ जो है वो पुरुषों की अपेक्षा पतली है, क्योंकि उसकी जो आवृत्ति है वो अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाशीय फाइबर, जिसको इंग्लिश में हम लोग ऑप्टिकल फाइबर के नाम से जानेंगे, तो ऑप्टिकल फाइबर जो है कम्युनिकेशन का सबसे उत्तम स्रोत के रूप में माना जाता है, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ही तीव्र कम्युनिकेशन होता है। ये ऑप्टिकल का जो स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, उस स्पीड से समझिए तो ये ऑप्टिकल फाइबर केबल का कम्युनिकेशन होता है। तो ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है ऑप्टिकल फाइबर? तो यह जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है, ये प्रकाश का एक जिस प्रकार से परावर्तन और अपवर्तन प्रकाश का किरणों का गुण है प्रकाश का, उसी प्रकार से प्रकाशीय फाइबर का जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक गुण है, उसके आधार पर प्रकाशीय फाइबर कार्य करता है, ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि किसके कारण आकाश का रंग जो है वो नीला दिखाई पड़ता है? या रिफ्लेक्शन यानी रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन के कारण होता है, या रिफ्लेक्शन परावर्तन के कारण होता है, या फिर स्कैटरिंग के कारण होता है, प्रकीर्णन के कारण। तो ये प्रकाश आकाश का रंग नीला जो दिखाई पड़ने का कारण है यह केवल प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकाश की किरणों का प्रकीर्णन जब होता है तो इसकी वजह से आकाश का रंग हमें नीला दिखाई पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? जिस वर्ण का विक्षेपण इंद्रधनुष जो है या प्रकाश का जो किरणें हैं वो 7 रंगों का, उसमें 7 रंगों की बनी हुई पट्टी है, और यह जो है नेचुरली ढंग से निकलता है इंद्रधनुष, यानी प्रकाश की किरणों का नेचुरली जो है 7 रंगों में विभक्त होना हम इंद्रधनुष कह सकते हैं। तो इंद्रधनुष के जरिए जो है सबसे जो रंग का विक्षेपण सबसे कम विक्षेपण सबसे अधिक होता है वो बैगनी रंग है, सबसे कम जो होगा वो लाल रंग होगा, क्योंकि बैगनी रंग का जो ये तरंगदैर्घ्य वो सबसे कम है और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है, इसलिए इसका विक्षेपण सबसे अधिक होता है। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 21 है कि पदार्थ की परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम कौन से साइंटिस्ट ने दिया है? पदार्थ के जो परमाणविक सिद्धांत है इसको देने का श्रेय जो है सबसे पहला श्रेय जो जाता है वो जॉन डाल्टन का जाता है। जॉन डाल्टन ने ही पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत के बारे में सबसे पहले लोगों को अवगत कराया है। क्वेश्चन है 22 की परमाणु के कौन से मूल कण समान संख्या में होते हैं? तो परमाणु में 3 मूल कण होते हैं। पदार्थ के जो सबसे शुद्ध रूप है, पदार्थ का सबसे शुद्ध रूप क्या कहलाता है? तत्व, ये एलिमेंट्स। और तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण, बात को आप ध्यान से सुनिएगा, हम एक एक प्रश्न को जो है डिस्क्रिप्शन के साथ इसीलिए बता रहे हैं ताकि कोई भी एग्जाम्स में प्रश्न आवे तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि आप अगर अब तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए तो वह सबसे पहले आप तक पहुँचे। क्वेश्चन है कि पदार्थ के कौन से मूलकण समान संख्या में होते हैं? तो पदार्थ के मूलकण जो समान संख्या में रहते हैं पदार्थ में वह प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है। जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है पदार्थ में होता है। बाकी डिफरेंस इतना है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कक्षा में रहता है और प्रोटॉन नाभिक में रहता है।
तीसरा जो कण है न्यूट्रॉन, जिस पर कोई आवेश नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, वह उसकी संख्या निश्चित नहीं है, वह किसी हाइड्रोजन एटम्स में होता ही नहीं है, किसी में जो है प्रोटॉन से अधिक होता है, तो इसलिए उसकी संख्या निश्चित नहीं है। जो समान है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि रदरफोर्ड के प्रकीर्णन में किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया था। रदरफोर्ड जो परमाणु के बारे में स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने क्या बताया था स्टडी करके, तो उन्होंने बताया था कि जितने भी पदार्थ है सभी जितने भी परमाणु हैं, सभी परमाणु में जो है एटम्स में न्यूक्लियस पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक के बारे में जो है पता लगाए थे सबसे पहले कौन, तो सबसे पहले अर्नेस्ट रदरफोर्ड जो है, इन्होंने केंद्रक के बारे में पता लगाए थे। क्वेश्चन नंबर 24 है कि परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है। इंटरनेशनल जो मानक है परमाणु भार मापने का वो कौन सा है, तो 24वां नंबर क्वेश्चन के लिए सबसे सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा कि C12 यानी कार्बन 12 की जो पद्धति है वो परमाणु भार मापने का सबसे अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है। क्वेश्चन है कि 25 की किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है। तत्व का रासायनिक गुण जो है इलेक्ट्रॉन तय करेगा या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। तो तत्व के रासायनिक गुण को जो है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या वो तय करती है, और खासकर तत्व के बाहरी कक्षा में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है उसके रासायनिक गुण को तय करने का कार्य करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है 25वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया था। रेडियोधर्मिता की खोज जो है वो रदरफोर्ड ने किया है, हेनरी वेक्वेरल ने किया है, या फिर रोंटगन ने किया है, या आइंस्टाइन ने किया है। तो 26 का सबसे सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है कि हेनरी वेक्वेरल ने किया है। रोंटगन जो है वो एक्सरे का खोज किया है, रेडियोधर्मिता की खोज ऑप्शन नंबर बी सबसे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि बीटा किरणें बनी होती है जी, बीटा, तो ये किरणें जो बनी होती है या ऋणावेशित कणों की बनी होती है, अर्थात जो है 27वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है 27वां नंबर क्वेश्चन के लिए सबसे करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा कि बीटा किरणें जो है वह धनावेशित कणों की बनी होती है। उसी के विपरीत जो है अल्फा किरणें क्या होती है, तो अल्फा किरणें जो है वह धनावेशित कणों की और बीटा किरणें ऋणावेशित कणों की बनी होती है, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है। यह कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व है, यूरेनियम है, रेडियम है, पोलोनियम है, या फिर प्लेडियम है। तो इसका जो सबसे सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है 28वां नंबर क्वेश्चन के लिए, कि ये जो है पोलोनियम है, सी आंसर सबसे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है कि सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं। तो जितने भी अम्ल हैं, अम्ल भस्म पर हम एक अलग ही वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें अम्ल भस्म के से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे हम उसे उस वीडियो में कवर करेंगे। इसका जो सबसे सही उत्तर है 29वां नंबर प्रश्न का कि अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करता है, तो इसके लिए 29 नंबर प्रश्न के लिए सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि जितने भी अम्ल है वो जल में घुलने के बाद जो है हाइड्रोजन प्लस आयन जो है प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है कि सभी अम्ल धातु से क्रिया करके कौन सा गैस देते हैं। तो जितने भी अम्ल हैं वो सारे अम्ल जो हैं वो धातु से अभिक्रिया करके हमेशा जो है वो हाइड्रोजन गैस देते हैं। जैसे कोई भी अम्ल की अगर हम लोग बात करें, यानी HCl की अगर बात करें और ये Fe धातु से अगर अभिक्रिया कर लेता है तो यह FeCl2 बनाता है तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो जितने भी अम्ल हैं वह अभिक्रिया करके क्या करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ऑप्शन नंबर ए के रूप में सबसे करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार हम लोग दोस्तों 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किए हैं जो कि आने वाले परीक्षा में आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। और तो आइए, अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, और साथ ही साथ यह वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और आप वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले दिन अगले क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।